जो वोटर सपा को जाने वाले थे वो लास्ट वक्त में बीजेपी ने हाथ पकड़कर खींचकर जो है वो वोट डलवाया। ये तमाम ऐसे प्रचार हैं जो सीधे आदमी के दिमाग पे असर करने का काम करता है। ग्राउंड में 7-8 महीने आपने काम किया, काफी सारे कमेंट आ रहे हैं, क्या कुछ देखा और रिजल्ट में जो सामने आया वो क्या था? अब ग्राउंड पे जैसा कि इन्होंने भी देखा और मैंने भी देखा, इसलिए हम लोग कि इसको सामने रखी जाए। कारीगर मुझे तो लगता है कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है, देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले फर्क क्या है, समाजवादी पार्टी कहाँ हार गई? 5-6 ये मुद्दे हैं जिसकी वजह बिल्कुल, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी ने सरकार नहीं बना पाई है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। यूपी चुनाव का रिजल्ट आप सबके सामने है और बीजेपी एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रचंड बहुमत से जो है वो सत्ता में वापसी की और अखिलेश यादव की बढ़त तो हुई, लेकिन बढ़त होते होते भी इतनी बढ़त नहीं हो पाई कि सरकार बना सके। इसके बाद तमाम लोग पूछ रहे हैं कि ग्राउंड में 7-8 महीने आपने काम किया, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, क्या कुछ देखा और रिजल्ट में जो सामने आया वो क्या था? तो वो 5 पॉइंट आपके सामने मैं आज लेकर आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस वजह से समाजवादी पार्टी की हार हुई और कैसे जो समाजवादी के कार्यकर्ता थे उनके काम थे और जो बीजेपी कार्यकर्ता थे उनके काम थे, और कैसे जो वोटर सपा को जाने वाले थे वो लास्ट वक्त में बीजेपी ने हाथ पकड़कर खींचकर जो है वो वोट डलवाया है। तो वो तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अंशु ठाकुर हमारे साथ हैं और तमाम अलग अलग ज़िले में चुनाव के वक्त घूमे हैं, ग्राउंड पर देखा है क्या कुछ हुआ है। तो सबसे पहले तो ये सवाल पहला है कि क्या कौन सा ऐसा मुद्दा देखते हैं जिसको लेकर लगता है कि भैया ये सबसे पहला मुद्दा था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत हुई? देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जो 5 किलो राशन है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए रामबाण बन के आया है। उत्तर प्रदेश या तमाम कहीं भी चुनाव हुए हैं, आप देखिए जहाँ जहाँ फ्री का राशन बटा है, जिसकी सरकार हुई है उसकी सरकार बनी है, क्योंकि जनता को भूख बड़ी समस्या होने लगती है। 5 किलो राशन में वो अपनी सारी दुख तकलीफ भूल गए, चाहे वो कोरोना की दुख तकलीफ हो, महंगाई की दुख तकलीफ हो, या किसी भी तरीके से सरकार से जिनका शोषण हुआ हो, भाजपा के कार्यकर्ता से हुआ, गुंडे दबंगों से हुआ। 5 किलो राशन भारतीय जनता पार्टी के लिए रामबाण बन के आई है। चुनाव के लास्ट वक्त में हमने देखा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने प्रचार भी किया कि हमने नमक खाया है मोदी का तो उसी को वोट डालेंगे, ये प्रचार होना और तमाम तरह के प्रचार जो है वो ग्राउंड पर देखने को मिले। पूर्वांचल की बात करें, देखिए तमाम, अगर आप किसी भी बुद्धिजीवी से बात करोगे तो भारत एक ऐसा देश है जहां हर बार हर चुनाव में साबित होता है कि भारत में विकास के नाम पे कभी वोट नहीं मिलता। भारत में भावनाओं को जगा के वोट मिलने का काम करता है। जनता भावनाओं के नाम पे वोट देने का काम करती है, चाहे वो धार्मिक भावना हो चाहे पर्सनली भावना हो। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा भावनाओं से खेलने का काम करती है। नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 किलो राशन आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का आपने नमक खाया है, आप जिस तरीके से देखेंगे कि चुनाव के दौरान इन्होंने जिस तरीके से कुछ महीने पहले इन्होंने राशन के ऊपर अपनी चित्र चिपकाने का काम किया। जो 30 रुपये का टोटल राशन था उस पर 100 रुपये का इन्होंने बोरा ये थैला छापने का काम किया जिसमें योगी और मोदी की फोटो है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मेंटली इफेक्ट करता है वोटर के नाम पे। जो दूसरा पॉइंट हमारा था वो इसी टॉपिक पे था कि किस तरीके से प्रचार एक नेक्स्ट लेवल पे प्रचार किया गया। एक आपने देखा होगा सोशल मीडिया, टीवी चैनल पे लगातार प्रचार चल रहा था। ये नेक्स्ट लेवल का जो प्रचार था इसने कहीं ना कहीं हावी किया, क्योंकि मैंने देखा ग्राउंड पर कि कई जगह गाँव में जाते हैं तो राशन का कट्टा जब लेकर आते हैं तो वहाँ प्रचार, इसके बाद वो कट्टा घर में जब तक रखा रहता था वो प्रचार, इसके बाद लोग उसको चटाई बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से लगातार सुबह उठ के देखो तो नरेंद्र मोदी जी योगी जी, शाम को सो तो नरेंद्र मोदी योगी जी, जिस थैले में राशन आ रहा है उसमें योगी जी मोदी जी। तो ये तमाम ऐसे प्रचार हैं जो सीधे आदमी के दिमाग पर असर करने का काम करता है, जिससे एक नैरेटिव तैयार होता है जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। तीसरा पॉइंट मेरा है कि 80-20 वाला बयान जिसको लेकर शायद विपक्ष इसको ना मानती हो, मुद्दा ना मानती हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर पैदा हुआ कि हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद राम मंदिर का काम रुक जाए, हो सकता है कि यूपी चुनाव हारने के बाद बीजेपी केंद्र में ना आ पाए और हिंदू खतरे में आ जाए। तो ये इस बयान ने काफ़ी कुछ जो है वो बदला। ये बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसा मैंने बताया कि भारत भावनाओं से चलता है। धार्मिक आधार पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक तुष्टिकरण की राजनीति करने का काम किया। इन्होंने जो 80 बनाम 20 किया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है, राम मंदिर रोकना ना समाजवादी की बस में है ना भारतीय जनता पार्टी की बस में, क्योंकि ये न्यायालय का फैसला है। लेकिन जो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव इन्होंने तैयार करने का काम किया लगातार, और ये इन्होंने 22 जीतने के बाद 2024 के लिए भी इन्होंने तैयार करने का काम किया, जो कि आजकल के सिनेमा घरों में चलने का काम हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि जनता के दिमाग
दिमाग में इन्होंने लगातार वो चलाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम की सपा आ जाएगी तो मुस्लिम खतरे में आ जाएगी, सपा आ जाएगी तो राम मंदिर रुक जाएगा। चाहे ऐसा है बिल्कुल नहीं, इन्होंने धर्म का बीज ऐसा देश में बोया है जो विकास से ऊपर जाके धार्मिक रूप से इनको वोट दिलाने का काम कर रहा है। जो तीसरा और चौथा पॉइंट है तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, वो मैं बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं लगता है नहीं कि समाजवादी पार्टी अपने प्रचार में कहीं ना कहीं उनका कमी रह गया, कि जो मुद्दे उन्होंने मैनिफेस्टो में डाले थे, जो लोगों तक पहुंचाना था वो नहीं पहुंचा पाए। जैसे 300 यूनिट बिजली हो, रोजगार का मुद्दा हो, पेंशन बहाली का मुद्दा हो। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। समाजवादी पार्टी अपनी बात को घर घर तक नहीं पहुंचा पाई, जनता को अपनी बात नहीं समझा पाई, इसी वजह से जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। इसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इनके पास पैसों का अंबार है, ऊपर से जो मीडिया है, जो चौथा स्तंभ है देश का, वो भारतीय जनता पार्टी के पास था। समाजवादी के पास इतने संसाधन नहीं थे जो कि वो हमेशा घर घर तक जाके पहुँचाने का काम करें, और इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उन्होंने ढिलाई करी है, जो उन्होंने जमीन पे कम काम करने का काम किया है। ऊपर से कोरोना काल में जिस तरीके से प्रचार तंत्र पे इन्होंने लगा रखा था, रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे प्रचार करने के ऊपर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में के पास उतना नहीं था, क्योंकि जैसे इनकी सरकार है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने को मिला है। ये आप कहीं भी देख लें, अगर कहीं परमिशन लेने की बात थी उत्तर प्रदेश के, अब प्रथम चरण दूसरे चरण में जब कोरोना का काल चल रहा था तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी वालों को परमिशन ज़्यादा जल्दी मिल रही थी, सपा वालों को परमिशन नहीं मिल रही थी, विपक्ष के जितने भी पार्टी हैं उन्हें परमिशन नहीं मिलने का काम हो रहा था। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वाले अपनी बात नहीं पहुँचा पाए। तरीके से सोशल मीडिया का लगातार प्रचार बीजेपी में चला है ना, उन्होंने तमाम वो मुद्दे जहां वो फेल थे, तमाम मुद्दे ऐसे, मुझे लगता है इससे ज़्यादा कहीं मुद्दे हो सकते हैं जहां लाठियों से स्टूडेंट को पीटा गया हो, जहां कोरोना काल में इतनी मौत हुई हो, सरकार का 5 साल रहना, उसके बाद अपने आप को साबित करना, इन सब तमाम मुद्दों के बाद भी बीजेपी आगे दिखाई दी है ना, और समाजवादी पार्टी पीछे रह गई, जबकि पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार थी। हाथरस का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे थे, महिला सुरक्षा मुद्दा हो, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि समाजवादी के कार्यकर्ता या समाजवादी के शीर्ष नेतृत्व के अंदर ये कमी थी कि वो सोशल मीडिया के जरिए भी, चूंकि सोशल मीडिया सबके हाथ में है, वो बात को नहीं पहुंचा पाई। देखिए बिल्कुल, जब परिणाम जब इनके पक्ष में नहीं है तो इनकी कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने लगातार कहने का काम किया कि धर्म एक अफीम है। तो भारतीय जनता पार्टी ने धर्म जबकि अफीम नहीं, धर्म के नाम पे इन्होंने पाखंड इतना फैला दिया कि वो पाखंड युवाओं के लिए अफीम बनने का काम किया, देश की जनता के लिए अफीम बनने का काम किया, जो कि हमारे छात्र, नौजवान, किसान थे। हालांकि इन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, अगर ये वोट नहीं देती विपक्ष को तो इतने ज़्यादा वोट नहीं मिलते। पहले 47 सीट थे, आज इनके 125 लगभग सीट आए, तो कहीं ना कहीं इन्हें युवाओं ने वोट दिया है। लेकिन जो धार्मिक उन्माद इन्होंने फैला के जनता, युवा सारे दुखों को अपनी भूल गई, लाठी डंडों को भूल गई, उन्होंने धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम। जब हम लोग ग्राउंड पे बात कर रहे थे तो दिखाई ये भी जाता है कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी को वोट करना चाह रहे थे, वो भी पहले तो बीजेपी की खूब बुराई कर रहे थे कि ये हो गया, वो हो गया, कोरोना काल से लेकर तमाम मुद्दे तक, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं वो जब पूछो कि लास्ट फाइनली वोट किसको देना चाह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। मैं वही तो बता रहा हूँ साहब, व्यक्तिगत दुख से ज़्यादा धार्मिक दुख होता है। अगर कोई 4 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया हो, उसके सामने अगर अन्न की थाली आए तो अगर रोटी तोड़ेगा, तो अगर हिंदू होगा आप कहोगे कि वहाँ मंदिर भगवान का तोड़ा जा रहा है, वो उस रोटी को छोड़ने का काम करेगा। कोई मुस्लिम होगा वो मस्जिद टूटने के नाम पर रोटी को छोड़ने का काम करेगा, क्योंकि व्यक्तिगत दुख हमेशा धार्मिक दुख व्यक्तिगत दुख से बड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को समझती है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पे जनता का नस दबाने का काम किया है। उन्हें पता है कि धर्म की बात करेंगे तो जनता जो है, देश की जनता, ये सारी रोजगार की समस्या भूल जाएगी, कोरोना की समस्या भूल जाएगी, महंगाई की समस्या भूल जाएगी, स्वास्थ्य की समस्या भूल जाएगी, क्योंकि इनको जनता, उत्तर भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को चुनाव में सिर्फ अल्लाह और राम दिखाई देने का काम करते हैं। आज ये बताइए कि आज़ादी के लगभग 70-75 साल हो गए, हम आज भी राम और कृष्ण और अल्लाह के नाम पे वोट देने का काम करेंगे? ये सिर्फ एक शब्द ही तो है, हम जाति के नाम पे वोट देने का काम करेंगे, हम धर्म के नाम पे वोट देने का काम। लोग है वो फाइनल रिजल्ट को देखते हैं कि भाई फाइनल रिजल्ट में क्या सामने आया। मैं बिल्कुल कहने का काम करूँ, फाइनल रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी जीती, तो कहीं ना कहीं समाजवादी वाले अपनी बात उतनी हद तक पहुंचाने में सक्षम नहीं रहे जितना वो कहने का काम करते थे, या जितना इस प्रदेश बचाने को जरूरत था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हावी हुई और ये जीत चुकी है। एक लास्ट पॉइंट है जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबको ये देखना चाहिए और सोचना चाहिए, और समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे तमाम अन्य राज्य के अन्य दल हों, जहाँ की सभी पार्टी जो है आके फेल हो जाती है, और जो सपा के वोटर होते हैं, जो सपा के कहीं ना कहीं विचार से अपने उनके विचार मिलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को जाके वोट करते हैं। वो है पन्ना प्रमुख। आप पूछेंगे साहब ये पन्ना प्रमुख क्या भला है, तो पन्ना प्रमुख के बारे में ज़रा बताइए और समझाने की कोशिश कीजिए।
ये पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी की एक बात है, जो उनकी आरएसएस है भारतीय जनता पार्टी और तमाम इनके जो भी दल हैं, जो भी इनके अंग हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये प्रचार करने में बहुत आगे हैं। जब और दल के लोग सो के उठते हैं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार करके अपने घर में घुस जाते हैं, जिसमें मुख्य आरएसएस भूमिका निभाती है। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कार्यकर्ता बनकर जमीन पर प्रचार करने का काम करते हैं। जिनको मालूम नहीं है उनको, उनके लिए मैं चाहता हूँ पन्ना प्रमुख को बताइए। पन्ना प्रमुख वो होता है जो भारतीय जनता पार्टी का कितना भी बड़ा नेता है, वो एक पन्ने पे उसका नाम लिखा जाएगा और उसको कुछ ही घर दिए जाएंगे, कुछ ही एरिया दिए जाएंगे कि इस घर में आपको अपना काम करना है, यहाँ के आपके वोट निकाल के लाने हैं। चाहे वो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पन्ना प्रमुख बनने का काम करता है, इनका प्रदेश अध्यक्ष भी पन्ना प्रमुख बनने का काम करता है। जिसके साथ मतलब एक कॉलोनी है तो उसमें अगर 10 नाम है तो उसमें 2 पन्ना प्रमुख बना दिए जाते हैं। एक पेपर पे जिनको सीनियर बनाया जाता है, उसे एक पन्ने मतलब एक पेज का जो सीनियर होता है उसको पन्ना प्रमुख बनाया जाता है, जिसमें अगर 10 नाम होंगे तो उसमें एक नाम पन्ना प्रमुख होगा जो अपनी भूमिका निभाने का काम करता है। तो आप ये बताएं कि जो कागजों पे, जो एक पेज पे प्रमुख बन के जो घर घर तक जाने का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार में, इनके कार्यकर्ता इनके प्रचार में आगे रहे और समाजवादी वाले विपक्ष के लोग प्रचार करने में पीछे रहे। पिछले 5 सालों में मैंने देखा है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार समाजवादी पार्टी के जो सबसे नीचे के कार्यकर्ता हैं वो होते हैं बूथ अध्यक्ष। जी, बूथ अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष होते हैं। और जो बीजेपी के सबसे नीचे कार्यकर्ता हैं वो होते हैं पन्ना प्रमुख। अब पन्ना प्रमुख क्या है, ज़रा डिटेल समझ लीजिए। अब एक बूथ के अध्यक्ष के कार्यकर्ता को पूरा का पूरा बूथ का वो दे दिया जाता है, मतलब पूरा बंडल दे दिया जाता है। वो क्या करते हैं उस बंडल का, जरा बताइए। वो उनका काम होता है बूथ का, उनके एरिया में कितने बूथ आते हैं, कितने घर आते हैं, उनमें जाके वो अपना प्रचार करने का काम करते हैं। बिल्कुल। और पन्ना प्रमुख उस बूथ के अध्यक्ष के अंदर कम से कम 15-20 अपने पन्ना प्रमुख बनाते हैं। वो अपने पन्ना प्रमुख बनाते हैं। तो एक पेज का एक प्रमुख, मतलब उस बंडल में एक पेज का एक प्रमुख होता है। जी जी जी। तो एक प्रमुख को मिलता है पूरे 5 साल का काम कि भाई एक प्रमुख के अंदर अगर इस एक पेज के अंदर 50 से 60 वोटर आते हैं तो उन वोटरों को पूरे 5 साल के आपके पास वक्त है कि उन वोटरों को अपने पक्ष में यानी कि बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाना होता है। अब ग्राउंड पे जैसा कि इन्होंने भी देखा और मैंने भी देखा, इसलिए हम लोग कि इसको सामने रखी जाए। ग्राउंड पे होता क्या है कि जो पन्ना प्रमुख है वो सबके घर घर जाते हैं और पार्टियों में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास ज़्यादा वर्डन रहता है। और पन्ना प्रमुख क्या करते हैं कि सभी के घर जाते हैं और घर से उठाकर उनकी जिम्मेदारी होती है कि पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। और रास्ते में कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि उनको चाय पिलाते हुए ले जाते हैं कि भाभी जी चाय पी लीजिए, भैया जी चाय पी लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका भी फर्क पड़ता है कहीं ना कहीं, जो मोदी जी और योगी जी के चेहरे से नाराज है। बिल्कुल, वो उस कार्यकर्ता के कहने से वोट डाल देते हैं क्योंकि कार्यकर्ता उसका पड़ोसी होता है। उसे पता है कि दुख सुख में मेरा कार्यकर्ता मेरे साथ आता है, मेरा पड़ोसी मेरा काम आता है। लेकिन साहब इस चुनाव में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ी हैं। ये सब देखने का काम करें। आप बैलेट पेपर में देखिए किस तरीके से धांधली हुई है। आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं ईवीएम मिलने का काम हुआ है। कभी एसडीएम की गाड़ी में ईवीएम मिल रहा है, कभी कूड़े की गाड़ी में ईवीएम मिल रहा है, चाहे वो ईवीएम वोटिंग वाला हो या विदाउट वोटिंग वाला हो। लेकिन इस समय जब इस संवेदनशील का समय चल रहा है, जब चुनाव हो रहे हैं, जब देश में आचार संहिता लगी है, तो यूँ सड़कों पर ईवीएम घूमना कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर प्रशंसन खड़ा करता है। जिस तरीके से बैलेट पेपर में धांधली हुई है, लोग बताने का काम करें। इससे पहले भी तमाम वीडियोज आई हैं। कहीं कहीं आप ये देखिए, समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन आप ये देखिए अंतर कितना है। लगभग 25 से 30 सीटों पे समाजवादी पार्टी 1000 के कम अंतर्गत से वोट आ रही है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वालों को वोट मिला है। विपक्ष में यही उठ रहा है ना कि रिजल्ट मैटर करता है, क्या कुछ हुआ वो मैटर नहीं करता। और रिजल्ट में बीजेपी इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना बेहतर परफॉर्मेंस दिया। बिल्कुल, मैंने वो तमाम मुद्दे बताए कि इनका प्रचार तंत्र बढ़िया रहा। मोदी योगी का जो राशन कार्ड रहा, राशन का फैक्टर रहा, ये इनके लिए रामबाण रहा। इसके बाद जो इन्होंने धार्मिक वो ध्रुवीकरण में इन्होंने चलाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम चलाने का काम किया, इन्हें लगा जनता में इन्होंने फैलाने का काम किया। युवाओं में इन्होंने कहने का काम किया कि अगर भाजपा की सरकार बन गई तो राम मंदिर का उद्घाटन होगा, समाजवादी आएंगे तो राम मंदिर का उद्घाटन नहीं होगा, मुस्लिम हावी हो जाएंगे हिंदुओं पर। तो कहीं ना कहीं इन्होंने धर्म का डर बना के इन्होंने अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम किया, जिससे कि उत्तर प्रदेश की जनता धार्मिक राजनीति का एक बार फिर शिकार हो गई है। जी नहीं, तो अब क्या मतलब समाजवादी पार्टी, चूंकि आप सबके साथ बैठते हैं, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी क्या करने वाले हैं? मतलब 2 साल बाद तैयारी शुरू करने वाले हैं, चूंकि मोदी जी तो पहुंच गए हैं गुजरात अभी से चुनाव प्रचार करने के लिए। चुनाव वोटिंग के मतलब रिजल्ट के अगले दिन पहुंच गए। अब विपक्ष के अंदर दिक्कत यही है कि वो 2 साल बाद चुनाव की तैयारी शुरू। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है, अखिलेश यादव जी ने बोला है कि 2024 की तैयारी करें। और मुझे तो लगता है कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है, देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले फर्क क्या है, समाजवादी पार्टी कहाँ हार गई? भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोलने का काम करते हैं, समाजवादी वाले झूठ बोलने का काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के लोग जुमला देने का काम करते हैं, समाजवादी जुमला देने का काम नहीं करते। ये अपने सच्चे वादे ही इन्होंने जनता के घर में नहीं पहुंचाए। भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ होता है वो देखिए कितनी जल्दी फैलता है। 2 करोड़ रोजगार,
हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, कांग्रेस भी, बिल्कुल, बिल्कुल। कांग्रेस की 5-6 सीट से 2 पे आ गई। उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस को तो खत्म ही करिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस रही नहीं। जहाँ हालांकि कांग्रेस ने बिल्कुल प्रदर्शन नहीं किया, बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट देखिए कहाँ, प्रियंका गांधी तो लगातार प्रचार नहीं लगातार रही, लेकिन उसका परिणाम क्या आया आप ये देखिए, उसका कोई परिणाम नहीं आया। इन्होंने उत्तर प्रदेश में वोट काटने की तरह काम करने का काम किया। अगर लोकतंत्र इन्हें बचाना था तो कहीं ना कहीं किसी एक पार्टी को मजबूत करने की जरूरत थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर रहेगा तो संविधान रहेगा, देश रहेगा। लगातार कहने का काम करते हैं। आज 5 साल आप ये सोचिए कि 5 साल उत्तर प्रदेश किस हाल में दोबारा जीने का काम करेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं विपक्ष को, जो भी दल है, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों को 2024 की तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। 5-6 ये मुद्दे हैं जिसके वजह बिल्कुल, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी ने सरकार नहीं बना पाई। तो यही 5-6 मुद्दे हैं ग्राउंड पे जो मैंने 7-8 महीनों में देखा, समझा कि जिस तरीके से इनका प्रचार करने का तरीका है, चाहे राशन को लेकर हो, चाहे पन्ना प्रमुख वाली बात हो, या तमाम ऐसे मुद्दे जो हावी रहे हैं। ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं इसमें इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मैंने ग्राउंड पर देखा है कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, किस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और कांग्रेस और बीएसपी इस बार जो है चुनाव में काफ़ी हद तक जो है वो गायब दिखी। तो लगातार अब इसी मुद्दे से जुड़े हुए तमाम मुद्दे और इसी तरीके से जो सामाजिक मुद्दे हो तो उठाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।